तो इस तरह मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी बता दिया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसकी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन की वजह से स्टोर की हुई एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब हम क्या, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि जब हम इसको अपने ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से पॉइंट ए की तरफ जब ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, अब ये एक स्टेशनरी पोजीशन पे, स्टेशनरी कहते हैं रुके हुए जगह पर, स्टेशनरी पोजीशन पे है, लेकिन अब इसके अंदर कोई ना कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसकी पोजीशन की वजह से, ठीक है। जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये क्या करेगा, ये अब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन जो होती है वो डिपेंड कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना मैं इसको यहाँ से मूव करवाऊँगा। लेकिन अब वेलोसिटी देखते हैं क्या होगा कि ये वेलोसिटी जो है, जैसे ही मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये अपने पॉइंट ए से रिलीज़ करूँगा तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है सारी पोटेंशियल एनर्जी, बढ़ती जाएगी। तो जब ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन क्या होगा कि जिस तरह एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होती है, तो जब अब यहाँ से एक्सेलरेशन यहाँ से वापस पॉइंट बी की तरफ ये ऑब्जेक्ट जाएगा तो एक्सेलरेशन चूँकि नेगेटिव है तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो जो पॉइंट बी पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। फिर ये इस तरह मूव करेगा, ये पॉइंट ओरिजिन पे से क्रॉस करेगा, इसकी एक्सेलरेशन कम होती, वेलोसिटी कम होती जाएगी और पॉइंट ए के ऊपर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फिर ज़ीरो हो जाएगी। तो अब इसके यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला भी आ गया, T = 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर के। m जो है वो मास दैट इज़ अटैच टू द स्प्रिंग है, 2 और पाई की वैल्यू आपको पता है, और k जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अभी मैं आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ये छोटी छोटी डेफिनेशन भी बता दूँगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। इसके अंदर हमने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी वाइब्रेटरी मोशन या ऐसी ऑसिलेशन होती है जो कि डायरेक्टली, जिसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, और उसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा डायरेक्टली टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन होती है, ठीक है। ये आपने बात याद रख लेनी है। ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने बता दी। अब मैं यहाँ पे आया है बॉल एंड बाउल सिस्टम का। बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हम फॉलो करवा सकते हैं, देख सकते, ऑब्जर्व करते हैं कि ये फॉलो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस तरह, बॉल के अंदर बॉल को एक टॉप पोजीशन के ऊपर रखते हैं, मीन पोजीशन उसका सेंटर पॉइंट होगा, लेकिन हम जब टॉप पोजीशन पे रखते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं, वो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो होती है बी पॉइंट पे, लेकिन अब वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, ज़ीरो जो पॉइंट है यानी ओरिजिन पॉइंट है, ओ पॉइंट, उसके ऊपर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे ही ये पॉइंट ए की तरफ वापस जाएगा, अब पॉइंट ए की तरफ इसकी एक्सेलरेशन चूँकि इस मेन पोजीशन की तरफ थी, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन के ऊपर मूव करता जाएगा और एट दी एंड क्या होगा कि इसकी एनर्जी जो है वो सारी वेस्ट हो जाएगी और ये एट दी एंड रुक जाएगा। अच्छा, अब सिंपल पेंडुलम के बारे में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पहले भी डेफिनेशन बता दी थी और जनरल ओवरव्यू दे दिया, साथ एक्सपेरिमेंट भी करवा दिया मैथ्स अटैच टू द स्प्रिंग का। सिमिलरली हम यहाँ पे अब सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directly toward the mean position। बेसिकली जिस तरह एक्सेलरेशन की मैंने बात की थी, तो इसी तरीके से नेट फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है कि जितनी भी फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। अब आपको पता है फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, तो जितनी फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये हमेशा डायरेक्टली टुवर्ड्स दिस मीन पोजीशन ही होता है। अब सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम एक बॉब लेते हैं किसी भी मास m का, उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके, स्ट्रिंग कह लें या धागा कह लें, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ थ्रेड जिसे कह सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ अटैच करके एक फिक्स पॉइंट पर अटैच कर देते हैं। अब ये स्टेशनरी पॉइंट ओ पे है, इसको मैं पॉइंट ए पे लेके जाऊंगा, रिलीज़ करूंगा, ये पॉइंट ओ पे आएगा। जिस तरह वही सारा सिस्टम होगा कि इसकी वेलोसिटी जो है पॉइंट ए से पॉइंट ओ तक आते हुए ओ पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, ओ से बी पे जाते हुए कम होते होते बी पे ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी।
लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्टली टुवर्डेड ओ पोजीशन है, ठीक है। अब इसकी कोई ना कोई फोर्स जनरेट होती है यहाँ पे, इसके फोर्स जो होगी वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी, ठीक है। F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा, W इज इक्वल टू एम जी। जितनी फोर्स जनरेट हो रही है वो उस बॉब के वेट के इक्वल है। तो इस तरह वो टू एंड फ्रो मोशन करता जाएगा। सिंपल पेंडुलम भी जिस तरह हमने मैथ अटैच टू द स्प्रिंग को देखा। अब इसका टाइम पीरियड जो हम देखते हैं वो होता है T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी। अब इसके अंदर क्या है, 2 पाई की वैल्यू आपको पता है, और L जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। L जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है जहाँ से मैथ बॉब अटैच हुआ है, और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मोर प्रिसाइजली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हम आ जाते हैं इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फिक्स पोजीशन की टू एंड फ्रो मोशन के अबाउट ही टू एंड फ्रो मोशन होता है। इट इज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। जैसे ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मैं जितना इसका डिस्प्लेसमेंट करूँगा उतना ही एक्सेलरेशन ये बढ़ता जाएगा। पोजीशन, ठीक है। Its velocity is maximum at the mean position and is zero at the extreme position. Extreme position जैसे पॉइंट A और B जिसकी तरफ से मैंने इसको एक्सटेंड किया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको पहले ही मैंने एग्जांपल दे दी थी इस चीज़ की। अब वाइब्रेशन क्या होती है, वन कंप्लीट ट्रिप अराउंड एनी फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, या टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये डेफिनेशन आ गई, किसी भी एक पॉइंट के अराउंड पे टू एंड फ्रो मोशन जो होता है वो वाइब्रेशन होती है, या एक कंप्लीट ट्रिप, ठीक है, उसे वाइब्रेशन भी कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ऐसा टाइम जो कि एक पूरी कंप्लीट वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में लगे उतना टाइम पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कह लो, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, कि एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन होती हैं उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, और उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड जो होता है उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। अब टाइम पीरियड का मैं ऐसा यूनिट बता देता हूँ। टाइम पीरियड जो होता है, अब टाइम पीरियड आपको पता टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो इसलिए टाइम पीरियड का भी ऐसा यूनिट सेकंड ही होगा। अब फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी पर सेकंड जो होगी उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t होता है। तो 1/t, टी का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है। तो वो हो जाएगा 1/s, एस को ऊपर लाइक के आएंगे तो ये पर सेकंड हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो पर सेकंड होता है, और पर सेकंड बेसिकली हम इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज लेते हैं, एच। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में लिखी जाती है। जैसे आपका मोबाइल का CPU होता है, या मोबाइल का प्रोसेसर होता है, या फिर आप अपने कंप्यूटर का CPU कहते हैं, या 2.5 गीगाहर्ट्ज का है, तो गीगा जो होता है 10⁻⁶ होता है वैल्यू उसकी, और वो उतना हर्ट्ज होता है। तो इसका T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर जी मैंने आपको बता दिया। अब डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं। अब आपको मैंने बताया ऑसिलेशन एग्जिस्ट करती हैं। मैंने आपको बताया कि टू एंड फ्रो मोशन होती है, तो वो ऑसिलेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में हर चीज़ जो है वो किसी न किसी टेम्परेचर के ऊपर ऑसिलेट करती है, चाहे वो उसके मॉलिक्यूल्स या एटॉमिक लेवल के ऊपर भी देखा जाए तो वो ऑसिलेट कर रहा होता है। अब डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं कि ऐसी ऑसिलेशंस जो किसी रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में हो या किसी फोर्स की प्रेजेंस में हो जिसको वो ऑसिलेशंस रोकने की कोशिश करे, उसे डैम्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं। तो ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि उसको रेजिस्ट करती है, यानी उस ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश करती है। तो डैम्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है, अब मैं इसको डायग्राम से आपको समझाता हूँ। अब ये ग्राफ है छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब ये देखें, ये जो है ना, ये ऑसिलेशन जनरेट हो रही हैं, लेकिन अगर अब इसके ऊपर फोर्स, अगर ये ऑसिलेशन कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे तो उसकी जो ऑसिलेशन है ना वो एक ही वेव के अंदर जनरेट होगी। ना इस वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा, ना इस वेव की वाइब्रेशन कम होगी। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, रेजिस्टिव फोर्स, तब क्या होगा, अब इसकी ऑसिलेशन डैम्प होती जाएंगी। डैम्प का मतलब होता है रुकना, कम होती जाएंगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी। तो ये ऑसिलेशन डैम्पिंग इसे कहते हैं।
अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि गाड़ियों के अंदर हम शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं, बाइक्स के अंदर भी शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं। वो किस लिए होते हैं कि जैसे हम रोड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो हमें शॉक जो होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास एक ऑपोजिट रिएक्शन जनरेट हो रहा होता है। जो टायर से फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ज़मीन के ऊपर व्हीकल, उसी तरीके से तो व्हीकल जो होती है वो टायर के ज़रिए फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है ज़मीन पे, तो उसका रिएक्शन जनरेट होता है, तो आपको झटके या जिसे आप शॉक्स कहते हैं वो फील होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये शॉक्स जो होते हैं गाड़ी की वाइब्रेशन के लिए भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये इंजन को नुकसान पहुंचाते हैं और इस तरीके से ये अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी व्हीकल में बैठने के लिए। तो हम शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऑसिलेशन डैम्पर्स होते हैं, उसके अंदर लिक्विड होता है, स्प्रिंग अटैच होता है, ठीक है। तो वो लिक्विड और स्प्रिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ऑसिलेशन को डैम करता जाता है और आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती। अब वेव मोशन में आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ ओवरव्यू, ठीक है। अब वेव्स के अंदर क्या होता है, अच्छा, वेव मोशन ऐसा मोशन होता है कि जब भी किसी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उस मीडियम के, वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं टू एंड फ्रो। तो उस वाइब्रेशन से उस वाइब्रेशन को हम वेव मोशन कहते हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत बताता जाता हूँ, एग्जांपल देता जाता हूँ। अब जब भी कोई वेव जनरेट होती है, यानी किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो उससे एक वेव जनरेट होती है। अब वेव कुछ इस तरह की होती है, हमेशा ये याद रखिएगा, वेव जो हैं इस तरह की, मैं सिर्फ एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, वेव इस तरह की होती है। इस हाइटेड पॉइंट को हम कहते हैं क्रस्ट, सॉरी, अच्छा चलें, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। इस हाइटेड पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं और इस लोअर पॉइंट को, या इस तरह पॉइंट ले लेते हैं, दो क्रस्ट और ये ट्रफ, इस लोअर पॉइंट को ट्रफ कहते हैं हम, ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ। अब दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं और उसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर, ठीक है, एक पर यूनिट सेकंड में जितने क्रस्ट और ट्रफ पास करते हैं, क्रस्ट और ट्रफ जितने वेव्स के क्रस्ट और ट्रफ पास करते हैं, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और जो वेवलेंथ होती है वो मैंने आपको बता दी, वो क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी कि किसी भी मीडियम के अंदर जितनी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उससे क्या होता है कि उस मीडियम के पार्टिकल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन में आ जाते हैं। उस मोशन को हम वेव मोशन कहते हैं, ठीक है। अब उस वेव मोशन की इक्वल इंटरवल्स होते हैं, इसलिए हम उसको वेव मोशन कहते हैं। अब दो कैटेगरीज हैं वेव मोशन की, मैकेनिकल वेव्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको कोई मीडियम रिक्वायर होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता उनकी प्रोपगेशन के लिए। प्रोपगेशन कहते हैं फैलने के लिए, ठीक है। मैं मैकेनिकल वेव्स की आपको एग्जांपल देता हूँ। साउंड वेव, उनको एक मीडियम रिक्वायर है, जैसे कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस पार्टिकल में से साउंड वेव ट्रैवल कर जाती हैं। लेकिन लाइट वेव को कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, इसलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मैं एग्जांपल की आपको देता हूँ। स्पेस के अंदर आप जब कुछ बोलेंगे तो वो किसी दूसरे को सुनाई नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि दरमियान में कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता स्पेस में, एयर वगैरह कोई मीडियम नहीं है। जबकि लाइट जो है वो सूरज से ज़मीन तक पहुँच जाती है, तो ये विदाउट एनी मीडियम उसकी प्रोपगेशन हो रही है, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एग्जांपल आ जाती हैं रेडिएशन जितनी भी होती हैं, एक्स रेज, गैमा रेज, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, तो ये रेडियो वेव्स भी आ जाती हैं। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स हैं। मैकेनिकल वेव्स मैंने आपको पहले ही बताया। मैकेनिकल वेव्स के अंदर क्या होता है कि साउंड वेव्स जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। उसके अलावा जो समंदर की जो लहरें जनरेट होती हैं, ठीक है, वो भी मैकेनिकल वेव्स हैं। या आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी भी एक स्ट्रिंग को अटैच करके एक फिक्स पॉइंट से अटैच करें और दूसरे पॉइंट से उसको उसकी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, तो क्या होगा कि एक वेव जनरेट होगी। अब उस वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है।
अब वेव्स जो हैं, ये वाली वेव्स, इनकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। किस तरह कि चलें वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कंप्रेशनल वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यहाँ पे दो डेफिनेशन आ जाती हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की और ट्रांसफर वेव्स की। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं कि ऐसे वेव्स जिनकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है वो अलॉन्ग, जिनकी जो मूवमेंट होती है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। ठीक है, उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, जबकि ट्रांसफर वेव्स जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से, तो उसे हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। उसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, उसकी एग्जांपल मैं आपको स्ट्रिंग अटैच मैं आपको करके बताता हूँ कि एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जब हम एक स्ट्रिंग को अटैच करते हैं और उसको एक तरफ से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक वेव जनरेट होती है, उसके अंदर एक वेव जनरेट होती है। आप देखें, दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ आ जाएगा और वो एक पॉइंट से जितने एक सेकंड के अंदर जितनी वेव्स पास करेंगी उसे हम टाइम पीरियड कह देते हैं। अब एक प्रॉपर्टी है वेव्स एज एनर्जी कैरियर, ये आपने याद रखना है। ये आपको शायद शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि वेव्स जो हैं वो हमेशा एनर्जी कैरी करती हैं, मास कैरी कभी भी नहीं करती हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि एक रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट होता है कि एक टैंक में आप पानी लें, उसको वो बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में हो, उसके अंदर कोई पेपर के पार्टिकल्स ऐड कर दें। अब उसके अंदर आप वेव जनरेट करवाएं, आप थोड़ा सा पानी को हिलाएं तो वेव जनरेट होगी। अब आप देखेंगे कि जो पॉइंट है जो पेपर के पार्टिकल्स हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर रुके रहेंगे, वो अप एंड डाउन टू एंड फ्रो मोशन ज़रूर करेंगे लेकिन वो एक ही पॉइंट पे रहेंगे। जबकि आप देखेंगे कि वेव जो है वो उनको अप एंड डाउन मूव करवा के एनर्जी तो कैरी कर रही हैं लेकिन मास कैरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं करती। तो ये रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट आ जाता है। अब मैं वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन बताता हूँ। अब आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, वेव के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेव के केस में डिस्प्लेसमेंट लैम्डा है, तो और वेव के केस में हम डिस्प्लेसमेंट लैम्डा है तो हम इसको लैम्डा से रिप्लेस करेंगे। तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। टी जो है अब क्या है, यहाँ पे आपको पता है टी टाइम पीरियड होता है और मैंने आपको पहले ही बताया था टाइम पीरियड जो होता है या फ्रीक्वेंसी जो होती है, मैंने आपको पहले बताया था फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 ओवर टी के बराबर होती है। लेकिन अगर यहाँ से टी की वैल्यू निकालनी हो तो टी जो है वो 1 ओवर एफ के बराबर आ जाएगा। 1 ओवर एफ यहाँ पे पुट करेंगे, v इज इक्वल टू लेमडा ओवर 1 बाई एफ। अब डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमिनेटर पे आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो ये एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। तो ये हमेशा याद रखना है और ये इन फ्यूचर आपके पास ही आता जाएगा, इसके सर्टेन न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आएंगे। अब ये रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट है। रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि एक टैंक लेते हैं, उसके अंदर लैंप यूज़ करते हैं और वेव्स जनरेट करवाते हैं और स्लिट रख देते हैं। स्लिट क्या होती है कि कोई भी ऐसा मीडियम जो कि हर्डल क्रिएट करे वेव्स के दरमियान में। जब हम स्लिट्स रखते हैं तो हम स्लिट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हम देखते हैं कि जब जो वाइब्रेटर है जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है वो जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करता है तो जो डिस्टेंस है दो वेव्स के दरमियान का वो कम होता जाता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी जैसे ही इंक्रीज़ करती है वाइब्रेटर मोटर की तो क्या होता है कि जो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज़ करने से वेवलेंथ कम होती जाती है। इसी तरीके से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं। वो कैसे, जब स्लिट्स के दरमियान से वेव पास करती हैं, ठीक है, दो स्लिट्स ऐसे पड़ी हुई हैं, स्लिट्स के दरमियान से वेव्स पास करती हैं तो ये जब स्लिट से पास करेंगी तो ये थोड़ी सी कर्व होती जाएंगी, ठीक है, कर्व होती जाएंगी। इसी तरीके से जब वेव्स पास कर रही हैं रिपल टैंक में और मैं यहाँ पे एक हर्डल स्लिट रख देता हूँ यहाँ पे, तो वेव टकराने के बाद यहाँ पे इसके साथ टकराने के बाद बिल्कुल सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन भी देख लेते हैं। और यहाँ से जब कर्व